नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा विशेष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता हूँ, जिसमें शिक्षा संस्थानों के बारे में, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में और शिक्षा गतिविधियों के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ सरल शब्दों में साझा करते हैं। आज की ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि यहाँ हम शिक्षा जगत की एक ऐसी तंत्र के बारे में, एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो होकर भी ना होने के बराबर है, जिसका कोई औचित्य, जिसका कोई महत्व नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर निजी शिक्षा संस्थानों को इस रूप में देखा जाता है कि वो केवल और केवल धंधे के तौर पर काम करते हैं, वो केवल और केवल व्यवसाय के तौर पर काम करते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय की, और ना सिर्फ बात करने वाला हूं बल्कि साक्ष्यों के साथ, तर्कों के साथ ये बात सिद्ध करने वाला हूं कि हमारे देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान हैं, सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, उनमें भी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने के नाम पर, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के नाम पर बनाई गई हैं, या फिर अस्तित्व में भी केवल और पैसे के उद्देश्य से हैं। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं और हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है इग्नू। हाँ जी, मैं बात करने वाला हूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। और इस व्यवस्था के बारे में, इस तंत्र के बारे में मैं सिर्फ इग्नू के बारे में बात करूंगा, लेकिन बाकी शिक्षा संस्थानों में, स्कूली बोर्डों में और बाकी विश्वविद्यालयों में भी हाल इससे कुछ अलग नहीं है, इससे कुछ विरल नहीं है। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, अपने स्वयं के जो अनुभव हैं उनके आधार पर बात करने वाला हूं। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूं। देखिए, ऐसा है कि मैंने दिसंबर 2019 में अपनी ग्रेजुएशन बीए की जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दी, उसमें मतलब मैंने एक विषय की परीक्षा दी दिसंबर 2019 में। 2019 में मेरे इस विषय का जो परीक्षा थी वो 50 अंक की थी, जिसका परीक्षा परिणाम आया फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में मेरा परीक्षा परिणाम आने के बाद इस परीक्षा परिणाम में 50 में से मुझे 10 अंक दिए गए। ये 10 अंक मेरे लिए असंतोषजनक थे, तो जैसे मैंने परीक्षा दी, जिस तरह का मैंने अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया, उस हिसाब से ये 10 अंक बहुत कम थे, मेरी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थे, और जैसा मैंने एग्जाम दिया उस अनुसार नहीं थे। फरवरी 2020 में इस परीक्षा का परिणाम आया और तब मैंने रीइवैल्यूएशन के लिए, जो कि एक विधि है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में, हमारे देश की व्यवस्थाओं में, कि जिसके माध्यम से अगर छात्र को लगता है कि उसके अंक उसकी अपेक्षाओं, उसकी परीक्षाओं के अनुसार नहीं है, तो वो अपनी परीक्षा के लिए रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकता है। वो रीवैल्यूएशन के लिए यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने वैसा किया कि फरवरी 2020 में परीक्षा परिणाम आने के बाद मैंने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, और इग्नू में रीइवैल्यूएशन के लिए एक विषय की फीस 850 रुपए है। बाकी शिक्षा संस्थानों में, बाकी विश्वविद्यालयों में या स्कूली शिक्षा बोर्ड में भी यह फीस 500 से लेकर 1000 के बीच है। यानी अगर आपको अपने ही अंक दोबारा जांच करवानी है, या आपको यह जांच करनी है कि आपकी परीक्षा में जो अंक दिए गए हैं वो किस कारण से, किस वजह से गलत दिए गए हैं, तो ये जांचने के लिए भी आपको एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि देनी पड़ेगी। इसके बाद जब मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और अपनी आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई किया, इसको अप्लाई करने के बाद अब देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया है कि दिसंबर 2019 में परीक्षा होती है, फरवरी 2020 में इसका परीक्षा परिणाम आने के बाद मैंने पुनर्मूल्यांकन के लिए, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। अब बीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल आया, और कोरोना के दौर में देश के सभी शिक्षा संस्थान सहित सभी व्यवसाय, सभी उद्यम, सभी देश की पूरी व्यवस्था, ये कहें कि पूरा देश पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, बंद पड़ गया था। वो बात स्वीकार करने वाली है, मानने वाली है कि उस समय पर किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए काम कर पाना या किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। मानने वाली बात है, मानते हैं। लेकिन इसके बाद मेरा परीक्षा परिणाम, मेरा जो रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट है, वो आता है। ये मेरी वो आंसर शीट है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इग्नू के मैंने दिसंबर 2019 में एग्जाम दिया। अगर आंसर शीट के फ्रंट को हम देखें, इग्नू की आंसर शीट ऐसी होती है जिस पर सारी डिटेल्स आपकी लिखी जाती हैं, और ये अंक वो अंक हैं कि जो चेकर ने मतलब इस परीक्षा में मुझे दिए हैं। और इस पूरी आंसर शीट को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये अंक जो हैं बिना आंसर शीट को देखे, उसे चेक किए दे दिए गए हैं। फ्रंट पेज के बाद देखिए, फ्रंट पेज है और इसका एक सिद्धांत, मतलब इनका एक रूल है कि इसमें एग्जामिनर की जो डिटेल्स हैं वो छुपा दी जाती हैं आंसर शीट की स्कैन कॉपी सेंड करने से पहले स्टूडेंट्स को।
तो यहाँ मेरा साइन है और जो इन्विजिलेटर थे उनका साइन है, लेकिन एग्जामिनर की डिटेल्स छुपा दी जाती है, वो उनका अपना रूल है, अपना सिद्धांत है। ये आंसर शीट को आप ऊपर से लेके नीचे तक सभी पेज को देखें, पूरी आंसर शीट पर आपको कहीं भी किसी भी आंसर पर किसी भी तरह की चेकिंग नहीं मिलेगी, यानी कि एक सिंगल निप पेन की टच नहीं हुई पूरी आंसर शीट पर, और बिना कॉपी चेक किए अंक दे दिए गए। इस पूरी कॉपी को हम ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक प्रश्न पर देख लें, कहीं भी चेकिंग का कोई नामो निशान नहीं है, कहीं भी चेकिंग का कुछ भी प्रूफ नहीं है कि जो कॉपी चेक की गई हो। यहाँ देखिए एंडिंग तक हम जाएंगे, एंडिंग तक भी पूरे किसी भी सवाल पर किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी तरह की कोई सिंगल निप पेन की टच नहीं हुई है, तो चेकिंग का मतलब ही नहीं बनता। इस तरह की चेकिंग इग्नू में की गई और इसके बेसिस पर मुझे नंबर दिए गए 50 में से 10 अंक। और रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, और जिसके बाद रीइवैल्यूएट करने के बाद मेरी कॉपी में इन्होंने क्या किया, उसका इनका प्रोविजन ये है कि आंसर शीट नहीं दिखाई दी। ये एंडिंग पेज है इसका, और हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी कॉपी को देखें, हमें कहीं भी कॉपी के चेक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, और इस तरह अंक दे दिए जाते हैं फ्रंट पेज पर। यानी कि सीधी सिद्धांत वाली बात यह है कि उन्होंने कॉपी उठाई और फ्रंट पेज पर तुक्के से अंक भर दिए और बिना कॉपी को चेक किए, बिना कॉपी को खोले। इस परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आता है जुलाई 2020 में। अब देखिए जो प्रक्रिया कितनी लंबी है, दिसंबर 2019, फरवरी 2020 और जुलाई 2020। 2020 के जुलाई में परीक्षा परिणाम मतलब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद और मेरी आंसर स्क्रिप्ट आने के बाद सबसे बड़ी पोल खुलने वाली बात तब सामने आती है कि जब मेरी आंसर शीट, मेरी जो उत्तर पुस्तिका है, उसे बिना जांचे, बिना चेक किए, उस कॉपी पर बिना एक पेन की निप टच किए पूरी कॉपी का मूल्यांकन कर दिया जाता है और फ्रंट पेज उठाकर, आंसर शीट का फ्रंट पेज उठाकर उस पर अंक भर दिए जाते हैं 50 में से 10। पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के बाद यह होता है कि आपकी कॉपी रीचेक की जाती है और रीचेक करने के बाद आपको अंक दिए जाते हैं। मैंने रीवैल्यूएशन का जो है अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उससे पहले अप्लाई करने से पहले मुझे 50 में से 10 नंबर दिए गए थे, और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के बाद मुझे 50 में से 2 नंबर दिए गए, यानी कि उन नंबर को घटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसी भी कॉपी को, किसी भी विद्यालय शिक्षा की बात करें या विश्वविद्यालय की बात करें, तो वहां बिना कॉपी जांचे, बिना कॉपी पर सिंगल निप टच किए पेन की कैसे कॉपी की जांच हो सकती है। उस कॉपी को मैं आपको इस वीडियो में शेयर भी करूंगा कि जो कॉपी बिना जांचे नंबर दिए गए हैं। इसके बाद सवाल एक बहुत बड़ा ये उठता है कि इवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के बाद मैंने क्या किया कि अपने जो रीजनल सेंटर है और हमारा जो दिल्ली का इग्नू का हेड ऑफिस है, वहां मैंने मेल और कॉल्स के माध्यम से संपर्क करना चाहा। किसी भी संस्थान से, ना मेरे रीजनल सेंटर से और ना ही हमारे हेड ऑफिस से इस संदर्भ में, इस मामले में कोई जवाब मिलता है, क्योंकि इनके जो फोन नंबर दिए जाते हैं सारे ऑफिस क्लोज हैं, फोन नंबर दिए गए हैं, उन फोन नंबर पर आपकी कॉल कभी पिक नहीं की जाएगी। अगर कॉल पिक होगी तो वो उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। उनका जवाब यही होगा कि आप रीजनल सेंटर जाएं, आप हेड ऑफिस जाएं और वहां जाकर इस बात के लिए जानकारी इकट्ठी करें। मेल्स की मैंने कई बार अपने रीजनल सेंटर को और इग्नू हेड ऑफिस को, लेकिन वहां पर मेल में मिलने वाला जवाब था वो असंतोषजनक था। वो भी वैसा ही था कि जैसा आजकल हर सरकारी संस्थान में चल रहा है। वहां मुझे जवाब मिला मेल में कि मेरी जो कॉपी जांचने के बाद, मतलब ये जो कॉपी की जांच की प्रक्रिया है या फिर रीवैल्यूएशन में ऐसा क्यों हुआ, इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो कोविड-19 कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोई भी शिक्षा संस्थान या उसका कोई विभाग काम नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी ढाल है इस समय सरकारी संस्थानों की, शिक्षा संस्थानों की, इस समय कुछ काम करना नहीं है, और ना करने का सबसे बड़ा बहाना है कि कोरोना चल रहा है, अभी शिक्षा संस्थान काम नहीं कर रहे हैं। चलिए वो बात अलग है, वो विषय अलग है। लेकिन यहां पर यह था कि फरवरी में रिजल्ट आने के बाद और जुलाई में मेरी आंसर स्क्रिप्ट मिलने के बाद, उस कॉपी को देखने के बाद ये बड़ा झटका था कि उसे बिना जांचे, बिना चेक किए उसमें अंक दिए गए थे। उसके बाद में जो है अभी अगस्त में अपने हेड ऑफिस गया, मैदानगढ़ी जो दिल्ली में है, और वहां जाने के बाद जब मैंने अपनी एप्लीकेशन एक लिखकर और साथ में क्वेश्चन पेपर लगाया और अपनी जो आंसर स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे भेजी थी स्कैन कॉपी, उसको प्रिंट करके लेकर गया और मैं दिखाना चाहता था कि बिना किसी कॉपी को जांचे, बिना किसी कॉपी को चेक किए अंक कैसे दिए जा सकते हैं, या फिर मुझे जो अंक दिए गए हैं, पहले 10 नंबर और बाद में 2 नंबर, वो अंक किस आधार पर दिए गए हैं। आखिर मेरी कॉपी अगर पूरी गलत भी है तो वो नंबर 2 नंबर किस बात के दिए गए हैं, या फिर ये भी मुझे बताएं कि मेरे 8 नंबर किस बात के काटे गए हैं। सवाल यहां बहुत बड़ा यह है कि बिना कॉपी जांचे किसी को भी अंक कैसे दिए जा सकते हैं।
यहां मैं आगे बात करूं तो इसके बाद मैंने जब वहां पर मैं अधिकारियों से मिला इग्नू ऑफिस में मैदानगढ़ी में, उनका जवाब यह था कि अगर किसी छात्र को अपने अंकों से आपत्ति है, अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके अंक उसकी परीक्षा अनुसार नहीं है, तो उसके लिए रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी आपकी कॉपी को रिचेक करेगी। इसके बाद जो भी कॉपी आपकी पहले चेक की गई है वो एक बड़े उनका ऐसा मानना था कि बड़े शिक्षित व्यक्ति ने, बड़े योग्य व्यक्ति ने चेक की है, और बाद में भी रिवैल्यूएशन की जो कॉपी चेक हुई है वो एक बड़े योग्य व्यक्ति के साथ की द्वारा जांच की गई है। इसलिए उसके काम पर, उसकी योग्यता पर, उसके प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना सही नहीं है। ऐसा जवाब मुझे वहां से मिला इग्नू ऑफिस से। उनका कहने का मतलब सीधे सरल शब्दों में यह था कि अगर कोई टीचर नशे में बैठा हो, अगर कोई टीचर आंखें मूंद के कॉपी चेक करता हो या उसने कॉपी ना भी चेक की हो और अंक दे दिए हो, इसके बाद कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि उस व्यक्ति को गलत साबित किया जा सके या फिर कोई छात्र यह साबित कर सके कि उसने जो परीक्षाओं में लिखा है वो सही लिखा है। सीधी बात यहां पर यह आती है कि जो हमें सिलेबस दिया गया है, जो हमें सिलेबस यहां दिया गया है, वो सिलेबस और साथ में जो किताबें हमें दी गई हैं वो हमें यूनिवर्सिटी ने दी हैं। अगर उन्हीं यूनिवर्सिटी की दी गई किताबों को, सिलेबस को पढ़कर हम परीक्षा दे रहे हैं, तो हम यह भी सिद्ध करने के अधिकारी नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वही परीक्षाओं में लिखा है और जो परीक्षाओं में लिखा है वही क्वेश्चन पेपर के प्रश्न है। यहां सीधी व्यवस्था यह है कि अगर एक बार किसी प्रोफेसर ने, किसी चेकर ने, किसी भी एग्जामिनर ने आपकी कॉपी जो चेक कर दी वो सही है, वही दुनिया के अंतरात्मा अंतर्यामी है कि जिन्होंने एक बार नंबर जो आपको दे दिए उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा सवाल जो यहां पर इस व्यवस्था को लेकर जो बहुत बड़े सवाल हैं, उनमें सबसे पहला सवाल यह है कि अगर अंत में जाकर भी छात्र को रिवैल्यूएशन के नाम पर यह कहा जाए कि जो नंबर किसी भी चेकर ने दे दिए, जो नंबर किसी भी मूल्यांकनकर्ता ने दे दिए, वही नंबर अंतिम है और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, पर यह इतना ड्रामा, इतना नाटक करने की आवश्यकता क्या है? यह पैसा ऐंठने की व्यवस्था शिक्षा संस्थानों में क्यों रखी गई है? अगर रिवैल्यूएशन के बाद भी छात्र को यही स्वीकार करना पड़े कि जो आंसर उसने लिखे हैं, जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उसने उत्तर लिखे हैं, वो उनका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वही महत्व है कि किसी भी शिक्षक ने, किसी भी चेकर ने जो अंक दिए हैं उन्हें अंतिम माना जाएगा। तो यही व्यवस्था पहले क्यों ना कर दें? इवैल्यूएशन के नाम पर, रिवैल्यूएशन के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा, इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है? अगस्त में मेरी जो वैकेंसीज के मुझे अप्लाई करना था, वो ग्रेजुएशन से, मैं ग्रेजुएशन ना होने की वजह से उनमें अप्लाई नहीं कर पाया। एसएसबी इंटरव्यू, स्पेशल एंट्री एनसीसी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं वहां नहीं जा पाया। कुछ अन्य जो वैकेंसियां देश में अब निकली थी उनमें मैं अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, मेरी बीए नहीं थी, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इग्नू में बैठे हुए किसी भी महाजीवी ने, मतलब कहें कि बुद्धिजीवी ने, किसी मैं यहाँ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मेरी भाषा शैली ऐसी नहीं है कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह के सवाल करूँ। मेरे सवाल यह है कि अगर रिवैल्यूएशन के बाद भी छात्र को वही अंक स्वीकार करने पड़ेंगे जो अंक एक बार किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी शिक्षा संस्थान के द्वारा दे दिए जाते हैं, तो फिर रिवैल्यूएशन का नाटक और पैसा वसूली के नाम पर इतना ड्रामा क्यों है? मेरा सवाल यह है। और मेरा सवाल यह है कि इतना प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जिसके चांसलर देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं, इग्नू के चांसलर, अगर बहुत सारे लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, इग्नू के चांसलर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, और ऐसा प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जिसके राष्ट्रपति चांसलर हो, उस शिक्षा संस्थान में अगर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्थाओं का, इस तरह की शिक्षा प्रणालियों का औचित्य क्या है, महत्व क्या है? अगर यही करना है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर जो चीजें शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए कर्मचारी करें, जो अधिकारी करें, वही अंतिम निर्णय है, तो इस तरह की न्याय संगतता, इस तरह की निष्पक्ष प्रणाली का क्या औचित्य, क्या अर्थ है? मैंने इस तंत्र इस सब के करने के बाद और इग्नू से कोई भी जवाब ना मिलने के बाद अब हम रुक करते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी न्याय संगत प्रणालियां हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे देश में है, कंज्यूमर कोर्ट हमारे देश में है। मैंने कंज्यूमर कोर्ट और आरटीआई का भी दरवाजा खटकाया। आरटीआई से मुझे जवाब मिलता है कि इग्नू और या किसी भी शिक्षा संस्थान के अंतर्गत आने वाली री इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन की प्रणाली आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के कानून के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि आप वहां जवाब नहीं मांग सकते, आप वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये जवाब मुझे देश की आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना विभाग से मिला। फिर हम बात करते हैं कि हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट है कि जो उपभोक्ताओं की अधिकारों का, उनके हकों की रक्षा करेगा। तो यहां जो कंज्यूमर कोर्ट है उससे जवाब मुझे वही रटा रहा मिलता है कि इग्नू इस समय कोरोना काल की वजह से और कोविड-19 की वजह से इग्नू के शिक्षा संस्थान बंद हैं, और बंद शिक्षा संस्थान की वजह से इस संदर्भ में कोई भी जानकारी इस समय नहीं दी जा सकती। मेरा सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी प्रणालियों के बाद भी अगर कोई छात्र यह ना सिद्ध कर पाए कि उसने जो उत्तर लिखे हैं वो उन्हीं किताबों के, उन्हीं सिलेबस से लिखे हैं कि जो छात्र को दी गई है पढ़ने के लिए। अब छात्र अंतर्यामी तो है नहीं, छात्र वही पढ़ता है जो किताबें सिलेबस में दी जाती हैं, वही उत्तर देता है जो वो अपने सिलेबस में पढ़ता है।
इस सब के बाद मैं बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर कि देश में इतने प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इग्नू के अधिकारी जो वर्ग के लोग हैं उनमें ऐसी कुरीतियां, उसमें ऐसे, और ना सिर्फ इग्नू, मैं बात करना चाहूंगा देश के सभी शिक्षा संस्थानों की, कि उनमें भी ऐसी व्यवस्थाएं री इवैल्यूएशन के नाम पर सिर्फ ठगी है, सिर्फ पैसे की लूट है, जहां पर क्या कि कोई भी संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक बिंदु पर आकर अंत कर दिया जाएगा कि चेकर ने जो कॉपी चेक की है वही अंतिम अंक है, वही सही मूल्यांकन है। इसके बाद छात्र को कोई अधिकार नहीं है ये सिद्ध करने का, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिद्ध करने का कि उसने जो उत्तर लिखे हैं, उसने जो किताबें पढ़ी हैं, उसने जो सिलेबस पढ़ा है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसने उत्तर दिए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा सुधारों के नाम पर देश में हम बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीतियों में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, नई शिक्षा नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन इन परिवर्तनों का, इन सुधारों का कोई औचित्य, कोई महत्व नहीं है कि जब तक हमारी तत्कालीन शिक्षा नीतियों में इतने बड़े लोकपोल को भी हम ढो रहे हैं, इतने बड़े लोकपोल को भी हम अपने ऊपर लिए बैठे हैं। अब आगे मैं सिर्फ यही चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मुझे सोशल मीडिया पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं हर दरवाजा खटखटा चुका हूं, ना तो इग्नू के किसी अधिकारी वर्ग के, और यहां मैं विनती करना चाहूंगा जो इग्नू है उसके आधिकारिक वर्ग के लोगों से, और मैं निवेदन करना चाहूंगा देश में बैठे हुए कद्दावर लोगों से, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से, क्योंकि इग्नू के चांसलर देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे मेरा निवेदन है। देश की शिक्षा नीति के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने वाले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम इस तरह की शिक्षा नीतियों पर एक बार फिर पुनर्विचार हो और यह मूल्यांकन किया जाए कि क्या इस तरह की व्यवस्थाओं की शिक्षा व्यवस्था में कोई आवश्यकता है, या फिर ये व्यवस्थाएं केवल और केवल सरकार के कोष भरने के लिए, उनके फंड भरने के लिए, उनके पैसा कमाने के साधन है। इस तरह की व्यवस्थाओं पर मैं सवाल करना चाहूंगा, देश की शिक्षा नीतियों पर, देश के शिक्षा संस्थानों पर और देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से, और निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस तरह की शिक्षा नीतियों पर, इस तरह की शिक्षा व्यवस्थाओं पर और शिक्षा संस्थानों पर कार्यवाही हो। और निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की शिक्षा नीतियों में, इस तरह की शिक्षा तंत्रों में ये एक बहुत बड़ा लोपपोल है, एक बहुत बड़ी त्रुटि है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम सवाल तो पूछें कि यह व्यवस्था आखिर क्यों रखी गई है कि रिवैल्यूएशन की, जब रिवैल्यूएशन के नाम पर आपको सिर्फ यह कह देना है कि जो चेकर ने चेक कर दिया, जो चेकर ने एक बार अंक दे दिए, वही अंतिम अंक है। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं और निवेदन एक बार फिर करता हूं देश के उच्च अधिकारियों से, इग्नू के शिक्षा संस्थान के उच्च अधिकारियों से कि इस संदर्भ में संज्ञान लें और इस बात को जांचें कि वास्तव में ये जो पद्धति है पुनर्मूल्यांकन की, रिवैल्यूएशन की, उसका कोई महत्व, उसका कोई इस्तेमाल, उसका कोई औचित्य है या नहीं। धन्यवाद।